मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। देखो, पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि की जानकारी 1949 में क्रेमर वैज्ञानिक ने दी थी। और क्रेमर के अनुसार पादपों में दो प्रकार का जल अवशोषण होता है। एक था निष्क्रिय जल अवशोषण, दूसरा सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण को हम अंतर के डिफरेंस के आधार पर कर सकते हैं कि वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, दिन के समय होता है, विसरण पर आधारित है और इसमें पादप भाग केवल मार्ग का कार्य करते हों, तो उसको हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और पादपों में 96 से 98% जल का अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण के तहत होता है। दूसरा सक्रिय जल अवशोषण, वह जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रात्रि के समय होते हैं, पराशण पर आधारित है और इसमें पादप कोशिकाएं सक्रिय बनी रहती हैं और पादप इससे 2 से 4% जल का अवशोषण करते हैं। यह अध्ययन किया था। इसके बाद अगला टॉपिक है पादपों में जल अवशोषण के मार्ग। तो देखो बेटा, पादपों में जल अवशोषण के मार्ग कौन कौन से हैं, ध्यान देना। पादपों में मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल का पहुँचना पार्श्वीय पथ कहलाता है। और पार्श्वीय पथ के 3 प्रकार हैं, एपोप्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ, टोनोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट को हम अपलवक पथ कहते हैं, सिम्प्लास्ट को संलवक पथ कहते हैं और टोनोप्लास्ट को रसधानीय पथ कहा जाता है। देखो बेटा, ध्यान देना कि ये जो टॉपिक आपको दिखाया गया है डायग्राम के तहत, तो देखो इसमें जो बाउंड्री लाइन पे दिख रहा है ये तो है एपोप्लास्ट पथ, ये जो दिखाया गया है द्रव्य रूप में ये है सिम्प्लास्ट पथ और ये बॉक्स के रूप में रसधानियाँ जिसको टोनोप्लास्ट पथ कहते हैं। अब कहते किसे हैं तो ध्यान रखना, वह पार्श्वीय पथ जिसमें कोशिका भित्ति मार्ग का कार्य करे तो उसे हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। और वह पार्श्वीय पथ जिसमें कोशिका जीव द्रव्य मार्ग का कार्य करे तो उसको हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट पथ। और वह पथ जिसमें रसधानी मार्ग का कार्य करती हूँ तो उसे टोनोप्लास्ट पथ कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, एपोप्लास्ट पथ विसरण पर आधारित है जबकि सिम्प्लास्ट और टोनोप्लास्ट पथ दोनों ही पराशरण पर आधारित है। कुछ पादपों की एंडोथीशियम में जल का प्रवाह कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। कुछ पादपों की जो एंडोथीशियम है उसमें जल का प्रवाह कोशिका झिल्ली द्वारा आता है, इसे हम पारकला पथ कहते हैं। इसके बाद है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं, प्राप्य मृदा जल, मृदावात, मृदा तापमान और मृदा सांद्रता। मृदा के अंदर जल की मात्रा अधिक होगी तो अवशोषण की दर भी अधिक होगी, कम होने पर कम होगी। मृदा वायु का क्या संबंध है, वात का मतलब जो मृदा के जो गैप होते हैं, रिक्त स्थान, उसमें जो वायु भरी होती है उसको मृदावात कहते हैं। ये जितनी अधिक होगी तो मूल कोशिकाएं श्वसन अधिक करेंगी तो इसका मतलब जल अवशोषण अधिक होगा। मृदा तापमान की बात करें तो अवशोषण के लिए श्रेष्ठ तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर जल अवशोषण की दर अधिकतम होती है, इससे कम या अधिक होने पर कम हो जाती है। सांद्रता की बात करें, मृदा में जल की सांद्रता यदि अधिक है तो अवशोषण की दर कम हो जाती है और यदि सांद्रता कम है तो अवशोषण की दर अधिक होती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।